बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अपनी दुआओं में अपने मुल्क को याद रखें, हम सबको याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें तौफीक अता फरमाए कि हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम खबरों से करते हैं। मेहमान आगे चल के 11 बजे होंगे और इसके साथ साथ जिनकी बर्थडे है, आई नो वो वेट कर रहे होते हैं जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 11:05 पर आपका टाइम भी आएगा। अभी हम बढ़ते हैं जी खबरों की तरफ। पहली खबर, मोहसिन पंजाब का लाहौरियों के लिए बड़ा तोहफा। 10 माह के बजाय शाहदरा फ्लाईओवर्स 6 माह में भी कम मुद्दत में मुकम्मल हो जाएगा। सेहत कार्ड पर इलाज मजीद महंगा, 40% अदायगी जरूरी। MRI CT स्कैन आउट ऑफ सोर्स होगी। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। वजीर आला के डिफेंस ट्रैफिक हादसे की मुतासिरा फैमिली से मुलाकात। और सरकारी महकमों को अखराजात कंट्रोल करने के अहकामात जारी किए गए। तो वो वक्त आ गया जिसका इंतजार था और इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। अब शाहदरा फ्लाईओवर को मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। हमारे रिपोर्टर सीनियर हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद हुसैन साहब, इरफान मलिक ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, वैसे ज्यादा खुशी तब होती है जब आपके घर के पास कोई ऐसा नया रोड बने, फ्लाईओवर या अंडरपास बने, तो वो मुझे लगता है आपको ज्यादा खुशी होती है। खैर, आप लोग तो ट्रैवल ज्यादा करते हैं, तो राव साहब आपसे आगाज कर लेते हैं। पहली खबर है जी, शाहदरा फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया गया। अच्छा, मैं बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। गुजारिश ये है कि ये 2012-13 की बात है, 13-14 की बात है, जब पहली मरतबा शाहदरा फ्लाईओवर का हमने मॉडल देखा तो बड़ा वो ज़बरदस्त था और एक वो ऐसी लग रहा था कि ये शायद ये यहाँ पे नहीं बनना, किसी बाहर के मुल्क का ये इमेज है जो एक 3D तैयार कराई गई थी। लेकिन ये मसलहत का शिकार होता रहा, ताख़ीर इसमें होती रही, कभी फंड्स रख लिए जाते थे, कभी कुछ, और अब बिल आखिर ये शाहदरा फ्लाईओवर जो है वो पाया तकमील को पहुंचा है और ये बहुत बड़ी जो ट्रैफिक कंजेशन थी उससे छुटकारा हासिल हुआ है। ना सिर्फ शाहदरा को बल्कि शाहदरा को लाहौर का गेटवे कहा जाता है, लेकिन गेटवे की हालत इतनी ख़राब थी कि वहाँ आकर ऐसे लगता था कि कहीं लाहौर में नहीं आए, कहीं किसी और पसमानदा किसी अजला किसी ज़िला में जो है वो एंट्री हुई है। तो बिल्कुल ये एक ऐसन इकदाम है कि 6 माह की मुद्दत, हमें फ्लाईओवर का एक पूरा मंजर दिखा 10 माह की मुद्दत थी और 6 माह से कम अरसा में ये मुकम्मल करके फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लेकिन इससे अगला जो पैसेज है जो कि शाहदरा से अमामिया कॉलोनी से के फाटक से क्रॉस होगा और ये कालाशाह काकू तक जाएगा, एक वो अब है, बताया ये जा रहा है कि वो 15 दिसंबर तक वो भी मुकम्मल होगा। उसकी भी मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि 18 माह उसकी मुद्दत थी और 18 माह की मुद्दत का जब ऐलान हुआ तो वज़ीर आला पंजाब और उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी थे। 18 माह की बजाय उसका टास्क जो है वो 9 माह करने के बजाय उसको मज़ीद 3 माह और कम किया गया और अब वो भी तकरीबन 7वें माह में मुकम्मल होने जा रहा है। तो ये इससे जहाँ लोगों की अजियत में कमी आती है, वहीं आपकी फ्यूल आपका ज़िया है। जो आज हम स्मोक का रोना रो रहे हैं या स्मोक की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। किया गया कि 3 लाख गाड़ियां मुस्तफिद एक दिन में, और यौमिया इतनी जब गाड़ियां गुजरेंगी, ऑब्वियसली अगर ये 1 मिनट भी खड़ी हो गाड़ियां सिग्नल पे, यानी वहां पे 3 सिग्नल थे, तो 3 सिग्नल्स पे 1-1 मिनट भी खड़ी हो इतनी गाड़ियां, तो आप अंदाजा लगा लें कि आपका पेट्रोल भी जलेगा, फ्यूल और ये सारे पैसे जो आपने खर्च किए हैं ये 5 से 6 सालों में ये उस फ्यूल की मद में ही आपके पूरे होते हैं। और फिर उसके बाद एक इलाका अपग्रेड हुआ और उसके बाद अब ये ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी, वहाँ पर आना जाना बड़ा एक वाकई हरकुलिन टास्क था जो अब कदरे आसान होगा। लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं, फिर मेट्रो को मिलाया जा रहा है, मेट्रो को आगे अच्छा, फुल शानदार मंजर भी बड़ा पेश कर रहा है ये, तो मैं फुल स्क्रीन पर देख रही हूँ, मैं विजिट भी जरूर करने जाऊंगी। बिल्कुल, इस पे बड़ा खूबसूरत एक मंजर लग रहा है। और आप ये देखें कि शाहदरा एरिया जिसको इरफान साहब बैकवर्ड समझा जाता था, मतलब अब वहां पर अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो ये खुश आइंद है।
बिल्कुल। और कल इसका इजहार वज़ीर आला पंजाब ने जब इसकी ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी तो उसमें भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि ये तमाम प्रोजेक्ट जब मुकम्मल होंगे शादरा जैसे अभी फ्लाईओवर हुआ है, इससे आगे मामिया कॉलोनी का ब्रिज जो है वो बन जाएगा, तो उसके बाद ये इलाका गुलबर्ग से कम नहीं रहेगा। गुलबर्ग के साथ इसको जो है वो किया जा रहा है। और कल मैं एक दो दोस्त ऐसे थे जो शादरा वाली साइड पे रहते थे, उनसे जब इस हवाले से बात कर रहा था तो वो इस चीज़ पे बड़े हैप्पी थे कि उनकी जगह के रेट भी बढ़ गए। और ऑब्वियसली आप देखिए जहाँ पे अपग्रेड होंगी चीज़ें, जहाँ पे ब्रिजेस बनेंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, वहाँ पे डेफिनेटली उस इलाका जो है वो इलाका के मुकीन जो है वो भी ग्रूम करेंगे। वहाँ पे जो आम लोग पेडिस्टेरियन हैं या जिन्हें गाड़ी के ट्रैवल करना है उनको तो फर्क पड़ना ही पड़ना है, लेकिन उस इलाके की जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसमें भी बेहतरी होगी, बहुत जबरदस्त होगा। और अगर इन तमाम प्रोजेक्ट का मसला कितना बड़ा यहाँ पे था ना, ये इतना बड़ा इशू था कि जैसे राव साहब ने डिस्कस किया कि 2012 में जब हमने इसका मॉडल देखा उससे पहले से ये इशू चल रहा है। ये इशू कोई आज का नहीं है। जब ये इश्यूज रेज हुए, सामने आए, तो उसके बाद ये प्लानिंग की गई कि हम यहाँ पे ब्रिज बनाएं। उसके साथ साथ आपने अकबर चौक वाला ब्रिज देखा, उसके ऊपर भी जब ये इश्यूज क्रिएट हुए तो ये सुनने में आ रहा था कि यहाँ पे ब्रिजेस बनाए जाएंगे। फिर आपने समनाबाद का सुना कि वहाँ पे इश्यूज हैं, वहाँ पे ब्रिज बने, अंडरपास बनेगा। तो ये तमाम जो प्रोजेक्ट है इसमें खूबसूरती ये है उन चीज़ों की कि ये वो प्रोजेक्ट है जो 15-15 साल से 10-10 साल से डिले का शिकार थे, मसले पे आ जाती फाइलों की नजर हुई, ब्यूरोक्रेसी इसके ऊपर काम नहीं करना चाह रही थी, सियासतदान इसके ऊपर काम नहीं करना चाह रहे थे, कोई इश्यूज उनके अपने भी थे, कुछ डिपार्टमेंटल इश्यूज थे, लेकिन उन तमाम इश्यूज को एड्रेस किया वज़ीर आला पंजाब ने। और उन्होंने समझा कि तमाम चीज़ें जो है इनको एक साइड पे रखकर लोगों की फलाह के लिए काम किया जाए, लोगों के लिए काम किया जाए, और जो इश्यूज है हमारे शहर के उसको एड्रेस किया जाए। और सिर्फ ये शहर लाहौर के नहीं, आप देखिए गुजरावाला बाईपास जो बन रहा है वो एक बहुत बड़ा इशू था। गुजरावाला बाईपास के ऊपर कभी आपने जीटी रोड के ऊपर सफर करके लाहौर से कभी आप निकल के, अब आप सोच सकते हैं कि गुजरावाला 45 मिनट कम से कम जीटी रोड पे आप जाते थे तो आपको ये 90 मिनट्स या इससे ज्यादा 1.5 घंटा भी लगता था। अगर तमाम इश्यूज जो हैं इनको फौरी तौर पे एड्रेस किया जाए, फौरी तौर के ऊपर इनके ऊपर काबू पा लिया जाए, तो मैं समझता हूँ लोगों को जो जलालत उठानी पड़ती है कि अरसा दराज तक वहां पे उन लोगों को क्या कसूर है जो शादरा के मकीन थे आज से 6 माह पहले या 3 माह पहले, उन लोगों का क्या कसूर था कि उनके नसीब में लिखा गया था कि यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो जैम रहेगी, यहाँ पे डस्ट रहेगी। चलें, अब उनको सबर का फल भी मिल गया और हम ये कह सकते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत, अच्छा एक इकदाम हुआ है शादरा के रिहायशियों के लिए। और जहां पर रिहायशियों के लिए एक अच्छा हुआ वहां पर लोग खुश भी हैं कि उनकी जगह की वैल्यू बढ़ गई। सेकेंडली सबसे बड़ा ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा। ट्रैफिक का मसला तब भी हल होगा जब आपने ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करनी है। सो प्लीज इन चीजों का फायदा तभी होगा, ये जो अंडरपासेस बनाए जा रहे हैं, रोड कुशादा की जा रही है, जब अवाम में रोड सेंस होगी, रोड यूजर्स को पता होगा उन्होंने रोड किस तरह से यूज करना है। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। खुश आमदीद एक बार फिर से कहेंगे। खबर क्या है जी, कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान किया गया है। फाइनली बहुत दफा क्रैकडाउन का ऐलान हुआ, अब ये क्रैकडाउन पहले वाले क्रैकडाउन से किस तरह से मुख्तलिफ होगा? क्या हम सिर्फ इंतजार कर रहे होते हैं कि एक सानहा हो, 6 लोगों की जिंदगियां जाएं, तो फिर आप क्रैकडाउन करेंगे? अच्छा जी, अब तो क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, तो वो जो पहले क्रैकडाउन हो रहे थे वो सब क्या था? उस क्रैकडाउन के होने के बाद इतना बड़ा सानहा हो जाता है। हम इस वाक़े को किस तरह से मिसाल बनाएंगे? मेरे ख्याल से अब खुद बच्चों में खौफ, बार बार इस चीज को डिस्कस करके स्क्रीन पर दिखाने का मकसद ये है कि बच्चों में भी खौफ पैदा हो कि हमने एज अगर कम है तो ड्राइविंग नहीं करनी है, या अगर कोई मजबूरी में, वैसे तो इस चीज पे कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं कि छोटी उम्र का बच्चा गाड़ी लेके बाहर चले जाए, या कभी मजबूरी में चलानी ही पड़ी है, तो रोड पे अगर आप हैं तो आपको बहुत ज्यादा मोहतात होना है। इरफान, मुझे बताएं किस तरह से ये मुहिम चेंज होगी? पहले भी तो कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है। हमारा जो अलमिया है बहैसियत कौम के, जब पुलों से पानी गुजर जाता है, मतलब 6 लोगों की जिंदगी चली गई, अब आपको याद उसके बाद हमें चीजें याद आती हैं। आप देखिए ये तमाम चीजें कानून के अंदर मौजूद हैं कि अंडर एज ड्राइव नहीं कर सकता, अगर वो करेगा उसकी गाड़ी बंद की जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, ये सारी चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं। अब 6 लोग तो ये गए एक खानदान के, रोजाना की बुनियाद के ऊपर
300-400 के करीब हादसा 6-7 बजे टीवी लगाती हूँ तो हर रोज चल रहा होता है, रोज चल रहा होता है कि डेली हादसा जो है वो रूनुमा हो रहे होते हैं। और उसमें एक बड़ी वजह जो है वो कम उम्र ड्राइवर्स की है। लेकिन क्योंकि हमारे इदारे जो है जो काम करते हैं वो उनका आगे से लेन एक्सक्यूजेज ये होते हैं कि हमारे पास फोर्सेस कम हैं, हमारे पास नफरी कम है, हमारे पास वसाइल कम है, हम इतने लोगों की FIRs इनके खिलाफ करके इनको आगे करेंगे क्या। ये चीज़ जो है ये मैं समझता हूँ एक बहुत बुरी चीज़ है कि जब आपके पास कवानीन मौजूद हों और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना हो। आपको वज़ीर आला पंजाब कहे, आपको अदालत आलिया जो है वो ऑर्डर दे कि आपने हेलमेट की पाबंदी करवानी है, उसके ऊपर आपने सख्त फाइन करने हैं। अब अगर हेलमेट की पाबंदी के ऊपर अदलिया की जानिब से अहकाम दिए गए कि 2000 रुपये का चलान करें, मोटरसाइकिल बंद करें, उनके खिलाफ FIR करें। अब आप शहर में जाके देखें तो आपको कम अज़ कम कोई 80% लोग हेलमेट का इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। बात यह है कि जब कवानीन मौजूद है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट के लिए आपको किसी वज़ीर आला का, किसी आला जज का क्यों इंतज़ार करना पड़ता है कि वो कहे तो फिर हम करें। ये जो ऑफिसर्स हमने बिठाए होते हैं जिनका काम होता है ये कानून जो है हमारा, अब जो सूरत हाल लग रही है वो 100-200 रुपये के अंदर बिकने वाले ये लोग हैं जो सड़कों पे उम्र नज़र आते हैं। अब 100-200 के लिए किसी की जान ले लेना, ये चीज़ जो है ये इंतहाई अलमनाक चीज़ है कि आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। 100-200 लेके या 400 ले लेंगे, 500 ले लेंगे, 1000 ले लेंगे, अगर उनको पैसे लेके छोड़ दिया, किसी के फ़ोन के ऊपर आपने छोड़ दिया तो उसी मोटरसाइकिल सवार ने अगर जाके किसी की जान ले ली, उसी मोटरसाइकिल गाड़ी के सवार ने किसी की जान ले ली तो वो कत्ल आपके जिम्मे भी आएगा। उनके हुक्मरान जो ऊपर अफसरान बैठे हैं उनके ऊपर भी आता है। सब लोग बराबर के ये इतना अफसोसनाक वाकया है। अब देखें इस वाकये के अंदर पूरा खानदान मिट गया, पूरा खानदान 6 घर अफराद जो है एक घर के, वो किस तरह एक शादी की तकरीर के ऊपर जो जा रहे थे वो तमाम का तमाम घर जो है वो सोग में मुब्तला हो गया। पीछे बचे कुछ लोग हैं जो सोग मनाएंगे उनका, बाकी तमाम के तमाम लोग जो हैं वो सफायस्ती से चले गए। अब तक क्या कार्रवाई हुई है मुझे अब तक कार्रवाई वज़ीर आला पंजाब की जब तक हम इस मामले को डिस्कस नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं। अभी भी अभी इसके ऊपर कितनी वर्किंग हो रही है, लेकिन अभी भी आप लाहौर के बड़े तालीमी इदारे चले जाएं, बड़े जो बड़े छोड़ दें, आप मिडिल क्लास के स्कूल जो है, मिडिल क्लास के जो कॉलेजेस है वहाँ पे आप जाके देखिए, आपको अंडर एज ड्राइवर जो है वहाँ पे मोटरसाइकिल पे वो कॉलेज आ रहे हैं, मोटरसाइकिल पे वो स्कूल आ रहे हैं, गाड़ियों के ऊपर डेफिनेटली अगर उनका शनाख्ती कार्ड नहीं बनेगा तो ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनेगा। इसके लिए हमें फैमिलीज जो हैं, फैमिलीज को इसके ऊपर जो है वो कुछ करना पड़ेगा। माशरे को अपनी जिम्मेदारी जो है वो भी उठानी पड़ेगी कि अगर आपका बच्चा 18 साल की उम्र नहीं है, उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना, उसका लाइसेंस नहीं बना, तो उसको आप मोटरसाइकिल या गाड़ी देकर अगर सड़क पे भेज देते हैं तो एक तो उसकी जान को खतरा है और उसके साथ साथ बाकी लोगों की जान को खतरा है। ये एहसास जिम्मेदारी हम लोगों में खुद जब तक नहीं होगी, हम ऐसे बहुत से क्रैकडाउन देखते रहेंगे और बहुत से ऐसे हादसा भी देखते रहेंगे। फिर यही होगा कि वहां पे जाके वज़ीर आला पंजाब या आला अदलिया नोटिस लेगी कि इसके ऊपर ये क्रैकडाउन कर दिया जाए और उसके बाद पुलिस भी मुतहर्रिक हो जाएगी। जब तक माशरा जो है वो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेगा, मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। और ये फ़ाइन जो है इनकी तादाद, इनकी जो रकम है ये भी बढ़नी चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर ये एक इतना बड़ा अफसोसनाक चीज़ है कि अगर आप किसी मोटरसाइकिल सवार को या गाड़ी के सवार को रोकते हैं तो उसको कहते हैं कि फ़ाइन करे, तो वो आपके मुंह के ऊपर 2000 रुपये मारेगा तो उसके बाद वो जाता बनेगा, उसको डर ही नहीं है। जब तक आप वही गलती करेगा 2000 रुपया कोई बात नहीं चलेगा, इसमें कौन सी बात है। पहले 200 रुपया था, अदालत के हुक्म के ऊपर वो 2000 हुआ। 2000 के बाद भी अभी तक आप क्या समझते हैं कि लाहौर शहर में वायलेशन खत्म होगी? ड्राइवर जो आपको ड्राइविंग करते हुए सबसे ज्यादा खौफ आता है ना, वन वे की खिलाफ वर्जी ऐसे लोग करते हैं। वन वे की खिलाफ वर्जी कैसे, वन वे की खिलाफ वर्जी कैसे ना हो। लाहौर के अंदर अगर सिर्फ 7 लाख 70 लाख के करीब गाड़ियां और मोटरसाइकिलें हैं और सिर्फ 7 से 10 लाख के लोग करीब लोगों के लाइसेंस बने हैं, यानी कि सिर्फ 10% लोग जो है उनके पास लाइसेंस है, बाकी 90% लोग जो हैं उनके पास तो लाइसेंस ही नहीं है। सिर्फ उनके पास लाइसेंस टू किल है कि वो जाए, उनको ना पता है कि हमने रोड के ऊपर गाड़ी किस तरह चलानी है, मोटरसाइकिल किस तरह चलानी है, किस लेन में रखनी है। अभी भी आप किसी भी रोड के ऊपर चले जाए, आपको कभी किसी जगह के ऊपर
जो डिसिप्लिन नजर नहीं आएगा, सवाल ही नहीं जो पैदा मोटरसाइकिल सवार है मुझे वो ये बता दें, राइड अच्छा पे मुझे होगा। आप लोग भी मंतक समझा दें, ये समनाबाद जो नया अंडरपास बने वहां से रास्ता राव साहब बंद कर दिया, अब वहां से लोग दूसरी तरफ से वन वे आ रहे होते हैं। मुझे बता दें, आपने रोड कुशादा किया, अंडरपास बनाया, ट्रैफिक, आप तो लोगों को खुद इस तरफ लेकर आ रहे हैं, अब वो एक लंबा कट लेके जाना पड़ता है। लंबा कट है और उसके बाद फिर आपकी जब आपने वापस भी अगर आना है तो यानी वो नहीं, अब तो दूसरी तरफ बुर्जी है। अच्छा, ये तो एक सेपरेट इशू है, नहीं वन वे की खिलाफ वर्जी करनी है, फिर फायदा क्या हुआ? ये आप इसको जरा थोड़ा इसी इशू के ऊपर रहें, कम उम्र ड्राइवर्स के ऊपर वन वे की वायलेशन तो हम हर जगह पे तो उससे हादसा होते हैं ना। अगर सीटीओ लाहौर की वैसे जिम्मेदारी है ये कम उम्र ड्राइवर्स, डेफिनेटली ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है, कोई इनका ट्रैफिक पुलिस का सरबरा सीटीओ लाहौर ही है या इनसे ऊपर भी कोई ऑफिसर्स हैं, डीआईजी या कोई और भी? डेफिनेटली वो सारे लोग कोई है, एक पूरा एक सिस्टम है, डिपार्टमेंट पूरी इनकी सर्वेलेंस है। फिर सेफ सिटी भी एक प्रोजेक्ट है, वो किस मर्ज की दुआ है। अब जिम्मेदारी का तायुन हमने करना है, जब भी कोई वाकया होता है तो हमें कम उम्र ड्राइवर्स के गुनाह और कम उम्र ड्राइवर्स को जो लाइसेंस टू किलर है वो हम गुफ्तगू होती है, ये हम भी इतने सालों से जब भी बैठते हैं कोई हादसा होता है तो फिर ज़रूर हम इस पर डिस्कशन करते हैं। लेकिन आम फहम में अगर हम बात करें, आम बात करें एक तो ठोकर न्याज बेग पे आप चले जाएं, जीटी रोड पर आप चले जाएं, आप शादरा के एरियाज़ में चले जाएं, और तो और ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं। अगर सीटीओ साहब सुन रहे हैं तो पीको रोड पे आपको कम उम्र ड्राइवर्स चिंगची चलाते हुए नजर आएंगे, जो ओवरलोडिंग भी आपको इस तरह की होगी कि आप देख के हैरान होंगे कि ये इसका अगर ये हादसे से ये अगर हादसे से बच जाए तो बड़ी बात है, मतलब मौजा ही समझे। इस तरह से ओवरलोडिंग चिंगची रिक्शा की होती है। इसमें इसको जो मुआशी सूरत हाल है उनके घरों की, उसको जरा आप सेपरेट रखें और कानून पर अमल दरामद अगर करना है तो फिर कानून किसी का मोहताज नहीं है। कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। और ये जो हम फाइन का कर रहे हैं ना, 2000 फाइन, 5000 फाइन, ये आप 10,000 भी फाइन कर लेना तो मसला हल नहीं होना। मसला हल कैसे होना है? मसला हल ऐसे होना है, कम उम्र ड्राइवर और उससे बाइक चला रहा है अगर या गाड़ी चला रहा है, उसको आप 72 घंटों के लिए बंद करें, सिर्फ उसकी पाबंदी कर दें कि ये 72 घंटे बंद रहेगा ड्राइवर और वो, और आप देखिएगा इस पर फौरी तौर पे 25 to 35% फर्क ना पड़े तो फिर कहिएगा आप। और जिस तरह से निशानदेही की कि इतने लाख गाड़ियां हैं और सिर्फ इतने लोगों के पास लाइसेंस है, इसका मतलब है कि हम 90% जो शहर में ट्रैफिक चल रही है, जो कि स्मोक का बाइस भी बन रही है, वो गैर कानूनी तौर पर चलाई जा रही है। और ड्राइवर्स या तो कम उम्र हैं या उनके पास ड्राइवर या उनके पास लाइसेंस नहीं है। तो इसको किसने लुक आफ्टर करना है? ये जिम्मेदारी किसकी है? तो फिर ऐसे में जो सीटीओ साहब हैं, अगर वो अपने दफातर से निकलने की कोशिश करें, और हमने देखा है कि कैप्टन मुबीन शहीद के दौर में बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर हुई थी ट्रैफिक के हवाले से। फ़ोन नहीं कोई सुनता था, सीट बेल्ट की पाबंदी होती थी, हेलमेट की पाबंदी होती थी, जुर्माना इतना नहीं था। मुझे ना खबर को वाइंड अप करना है। और कम उम्र ड्राइवर्स के हवाले से जानना है सिर्फ ये जो ऐलान किया है, अब इस ऐलान पे यानी आपको जब तक आप आनी हाथों से नहीं निपटेंगे, इसको भी जुर्म समझ के इसके पीछे नहीं पड़ेंगे, तो तब तक ये मसला हल नहीं होगा। ना क्या डिफरेंट होगा? अब तो ऐलान कर दिया, पहले भी ऐलानात हुए हैं, देखिए, फिर उसके बावजूद एक वाकया हो जाता है। अब डिफरेंट क्या करेंगे? अब भी डिफरेंट यही होगा कि आपको 5-10 दिन 15 दिन आपको ये कैंपेन नजर आएगी। ये कैंपेन की सूरत के उसके ऊपर लिया जाता है कि लोगों के चलान फौरी किए जाएंगे। अब जो मुकदमात की अगर डिटेल्स बताई जाए तो 3 रोज के अंदर 1500 के करीब लोगों के जो अंडर एज ड्राइवर थे उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज कर दिया गया, और उसमें ज़्यादातर मोटरसाइकिल सवार हैं। तो ये कैंपेन जो है आपको अगले 2 हफ्ते नजर आएगी, 3 हफ्ते नजर आएगी। उसके बाद यही बच्चे जो हैं ये गाड़ियां चला रहे होंगे। मेरे ख्याल से हम लोगों को भी रिस्पांसिबिलिटी, मैं बात वही कर रहा हूँ, जब तक पेरेंट्स, अगर आप FIR देंगे तो आप बच्चे के करियर को खराब हो जाता है। यही बात FIR ना दें, आप कानून में अमेंडमेंट देखें। वही बच्चा था जिसने 6 लोगों की जान ले ली, वही बच्चा था जिसको अगर आप कह रहे हैं कि इसको FIR ना करें, इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई ना की जाए, 72 घंटे बंद करें ना। FIR का मतलब देखिए 72 घंटे अगले दिन बेल हो जाएगी, 72 ऑफेंस है। 72 घंटे आपकी पाबंदी कर लें तो उसके बाद 72 घंटे कोई स्टीयरिंग पे भी नहीं बैठेगा साहब, कोई कानून भी आपका आर्मी चीफ सिग्नल क्रॉस
आपका साबका आर्मी चीफ दुबई में पैदल सिग्नल करते हुए खड़ा आपको नजर आया, जो आपको फुटेज नजर आई, पैदल भी लोग सिग्नल, ये है कानून की अमलदारी। यही मैं बात यहाँ पे कहाँ पे है? किसी कानून के तहत ही उनको जेल में रखेंगे 72 घंटे रखने के लिए भी तो क्या बना सकते हैं ना? तो कानून बनेंगे जब, तो फिर बात चीज है, जब कानून बनेंगे तब 100 बातों की एक बात, आपके सीईओ साहब निकले, आपके डंडा पकड़े, आपके हैवी फाइट्स करें, प्लीज घर में पेरेंट्स इस चीज को देखें। आज किसी की फैमिली गई है, खुदा ना खास्ता कल आप इस चीज की जद में आ सकते हैं। ये चीजें जो हैं किसी को नहीं पता होता, ना उनको पता था वो घर से निकल रहे हैं तो ऐसे किसी कार की जद में आ जाएंगे, ना आपको पता है। आज आप अपने बच्चे को समझाएं, आज आप अपने बच्चे के आने जाने पे नजर रखें। वक्त की अहम जरूरत यह है, फिर आप देखें कि सिटी ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, रोड्स पे क्या हो रहा है। आपने अपने घर को दुरुस्त करना है, बहुत सारे मामला ठीक हो जाएंगे, आप इसी अमल को सिर्फ देख लें। तो ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर क्या है, 40% अदायगी जरूरी होगी, MRI CT स्कैन आउटसोर्स होगी, सेहत कार्ड पर इलाज मजीद महंगा। तो फिर इस सेहत कार्ड की क्या हैसियत रह जाती है? कॉन्सेप्ट तो ये था कि मुफ्त इलाज फराहम किया जाएगा। 40% अदायगी आपने अगर जरूर करनी है तो फिर, और वो भी आप कैसे यकीनी बनाएंगे राव साहब? 40% अदायगी का मतलब है कि आपने प्राइवेट अस्पतालों को जो कि पैनल पर मौजूद हैं उनको ये लाइसेंस दे दिया है कि फिर 40% वो सरकारी फीस के मुताबिक तो नहीं करेंगे, वो तो उनके अपने चार्जेस हैं। हाँ। अगर आप सरकारी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर तो हर चीज़ के पैसे हैं, बेड से उतारने के, बेड पर चढ़ाने के, वही वो जो नर्स ने आना उसकी सर्विसेज के, उसके अलावा पर्ची के, हर चीज़ के पैसे अलग से वहाँ पे। और जी स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने चेक करना है तो उसकी फ़ीस अलग से होगी। अगर 40% आपने पेशेंट से ही दिलवाना है तो मेरे ख्याल से ये प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं ना, ये किसी माफिया से कम नहीं है इनके नज़दीक। हालांकि इन्होंने कुछ 200-250 अरब रुपये चंद प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने बनाया सेहत कार्ड से, माल बनाया अच्छा खासा। और चूँकि उन्होंने अपने ब्रांचेस को तकवीत देनी है, उनके ब्रांचेस अगर आप देखें जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं उनकी चेन्स देख लें, हर जगह पे आपको हर पोश एरिया में उनकी चेन आपको नज़र आएगी। और इस तरह से ही है जैसे किसी ज़माने में ये मल्टीनेशनल जो फूड कंपनीज हैं इनकी चेन्स थी, या जूतों की कोई चेन्स या कपड़ों की कोई चेन, इसी तरह से अब हॉस्पिटल्स की भी चेन्स आपको नज़र आ रही हैं। तो ये एम थोड़ी बन गया ये सारा कुछ, ये इस तरह की हरकत की है। और सेहत कार्ड की मद में जितना पैसा बनाया गया है इतना शायद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी ना बनाया हो जितने पैसे उन्होंने अभी ये सेहत कार्ड से बनाए। सेहत कार्ड को बेहतर यही है कि आपके पास तमाम तर जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर इनको ले सेहत कार्ड को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। और अगर पैसे आए भी तो सरकारी अस्पताल को तो आए ना, एटलीस्ट जो वहाँ पर 40% भी कम बनेगा। वहाँ पे अगर एक्सरे की फीस फ़र्ज़ करें 300 या 400 है तो वो 40% अगर पे भी करना पड़ता है तो वो बनी बात सैकड़ों में रहेगी, बात हज़ारों में नहीं जाएगी। और यहाँ पर तो कसाब हैं, डॉक्टर्स थोड़ी हैं प्राइवेट अस्पतालों में, ये तो कसाब हैं, ये तो सिर्फ पैसे बनाने चाहिए इनको। इनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, इनके लिए जो हेल्थ है वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। और ऊपर से स्टेट लाइफ की अब जो नया नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक तो अब लाजिम व मलजूम हो गया, यानी आपने लाइसेंस दे दिया प्राइवेट अस्पतालों को कि आपके पास पेशेंट अगर आता है तो उसके बाद उसकी फिर खाल अच्छा, मुझे ये बता दें, यहाँ लिखे हम राज़े कल्ब की इलाजगाहों में एंजियोग्राफी मशीन भी आउटसोर्स होगी, तशखीसी टेस्टों की हर वक्त दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाएगा। आउटसोर्स होने से क्या होगा? अना देखें, मैं समझता हूँ ये 40% की जगह ना इसको 60% पे जाना चाहिए। वो किस तरह जाना चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई आम आदमी तो जाएगा नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में गरीब आदमी नहीं जाना, गरीब आदमी ने वही सर्विसेज न्यू हॉस्पिटल जनरल जनाब, यही वजह है कि ये असल इशू क्या था, हेल्थ कार्ड का इशू क्या था कि आपका अरबों रुपया जो सरकार ने पैसा देना है वो इन प्राइवेट कंपनीज जो है, प्राइवेट हॉस्पिटल जो है, इनको इंश्योरेंस कंपनीज को इनको जा रहा था। और अवाम के लिए जो पैसा था, जो अवाम की सेहत के ऊपर लगना था, वो उनकी बजाय उनकी जेबों में जा रहा था। और वहाँ पे क्योंकि आपने कभी किसी को सुना कि गरीब आदमी जो है वो अपने इलाज के लिए उसका अगर कोई डायरिया हो गया है, उसका अगर सर दर्द हो रहा है तो वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा? वो नहीं जाएगा। वहाँ पे कौन जाएगा?
जिसके पास पैसे ही पहले ही माशाल्लाह पैसे उसके पास अच्छे होंगे, वो भाग भाग के जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो ये चीज़ें जो हैं अब इसके ऊपर कमी ला रही है। गवर्नमेंट अपना जो बजट है, जो हेल्थ कार्ड का बजट है, उसके अंदर कम कर रही है कि 40% जो लोग वहाँ पे जाएंगे वो देंगे, 60% गवर्नमेंट देगी। अगर यही चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट, जैसे राव साहब ने कहा कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल की बजाय सरकारी हॉस्पिटल पर करें, तो ये एक अच्छी चीज़ होगी कि सरकारी हॉस्पिटल में इसको आप 30% या 20% या 10% जो है वो करें कि गरीब आदमी ने जो 100 रुपया सरकारी हॉस्पिटल को देना था, उसको 10 रुपए दे, 50% भी अगर आप कर लें, वो चीज ठीक होगी। लेकिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल, मैं तो समझता हूँ इसका जो है ये 40% की बजाय इसको 80% कर देना चाहिए। प्राइवेट अस्पतालों से तो हेल्थ कार्ड को बिल्कुल खत्म करना चाहिए, ये इनको अपग्रेड करें सरकारी अस्पतालों को बेहतर, ताकि लोड जो है, जो सरकारी हॉस्पिटल के ऊपर लोड है, उसको कम किया जा सके। लेकिन उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव अच्छा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने अपनी जेबों में पैसे रखने शुरू कर दिए। ऐसे इलाज जो हैं, जो इलाज नहीं भी हो रहा, उसके पैसे जिन लोगों के ऑपरेशन नहीं भी बनते, उनके भी ऑपरेशन डाल दिए गए थे। और तो ये किल्लत हो गई है। ये चीजें जो है, इसको बेहतर करने के लिए हुकूमत जो इकदाम ये कर रही है कि इसको 40% हमारे यहाँ, इसको मजीद जो है वो कटौती करनी चाहिए, ताकि सरकारी हॉस्पिटल जो यहाँ से पैसे बचे, जो वज़ीर आला पंजाब का विजन था कि 180 अरब रुपया सालाना जो हम इन प्राइवेट कंपनीज को, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनको अगर हम दे रहे हैं, तो उसकी बजाय हम अपने जो सरकारी हॉस्पिटल हैं इनको अपग्रेड करें, इनके अंदर चीज़ें बेहतर करें। तो अब ये सूरत हाल जो आप चीज़ें देख रहे हैं कि CT स्कैन या MRI जो है इसको आउटसोर्स किया जा रहा है, तो आउटसोर्स इसी तरह होगी कि प्राइवेट कंपनीज वहाँ पे अपनी MRI मशीन जो लेटेस्ट मॉडल होंगी वो रखेंगी, 40% जो है वो पब्लिक पे करेगी, 60% गवर्नमेंट पे करेगी। उससे ये भी होगा कि आपको करोड़ों रुपए की CT स्कैन मशीन, आपने जैसे थोड़े दिन पहले खबर देखी होगी कि म्यू हॉस्पिटल में 2017 से वो मशीन बंद पड़ी है, जो नहीं आई। उसके बाद उसके कुछ फिल्में, कुछ उसकी इक्विपमेंट था वो खराब हुआ, लेकिन वो नया नहीं लाया जा सका और करोड़ों रुपया जो था वो स्टोर में रखा गया। इस तरह होगा कि नहीं, आप आउटसोर्स करते हैं, जो कंपनी अपनी MRI मशीन या CT स्कैन मशीन लेके आएगी, वो कम से कम उसको चालू हालत में तो रखेगी, अगर वो खराब होगी तो उसको रिप्लेस करना भी उसकी जिम्मेदारी होगी। तो ये चीजें एक बेहतरी की जानिब है, तो इसके मैं तो बताऊंगी ये बहुत हम इसको अप्रिशिएट भी करते रहो। साहब वक्त कम है, थैंक यू सो मच। इरफान साहब, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम अभी हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, तो हम अपने हस्बैंड भी शामिल करेंगे और हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम डिस्कस करेंगे मौजूदा महंगाई की सूरत हाल को लेकर, जहां हमें हर कोई परेशान नजर आ रहा है। वहां पर स्टील इंडस्ट्री से मुंसलिक लोग भी परेशानी का शिकार भी हैं, जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनको लेकर भी परेशान हैं। दरामदाद और बरामदाद में जिस तरह से हम देख रहे हैं डिफरेंस आ रहा है, और फिर इस मौजूदा महंगाई की सूरत हाल में क्योंकि हर किसी की क़ुव्वत ख़रीद मुतासर हुई है, तो इनको इससे कितना नुकसान उठाना पड़ा है, चैलेंजेस क्या हैं, सजेशंस क्या हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सदर कराची स्टील एसोसिएशन शमून बाकर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अपने शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, हम मौजूदा हालात से क्योंकि हर चीज़ को रिलेट कर रहे हैं और यही इम्पैक्ट हर बंदे की ज़िंदगी पर इसका नज़र आ रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इन हालात के पेश नज़र? स्टील इंडस्ट्री कहाँ पर स्टैंड कर रही है? जैसे हमने शुरू में बात की कि 1 साल पहले भी तकरीबन हमारी आपके पास विजिट हुई थी, तो अगर हम इसको 1 साल से कंपेयर करें तो जिस तरीके से CM पंजाब यहाँ पे काम को लेके चले हैं, शायद हमारी स्टील इंडस्ट्री में भी इसी तरीके से काम चलता लेकिन बहुत मसाइल रहे। अगर हम सिर्फ 1 साल को डिस्कस करें तो जिस तरीके से करेंसी हमारी डीवैल्यू हुई, डॉलर ऊपर चला गया, फिर डॉलर नीचे आया। एक वक्त था कि 310 रुपये में भी हमारे इंपोर्टेड माल के डॉक्यूमेंट्स रिटायर नहीं हो रहे थे, और फिर एक वक्त आया कि 275 रुपये में वो डॉलर में हमको माल डॉक्यूमेंट्स रिटायर कराने पड़े। तो 15% का करेंसी डिफरेंस जो है वो कोई भी बिजनेसमैन अपने आप को नहीं संभाल सकता। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कंसिस्टेंट पॉलिसी हो, बिकॉज जो बिजनेसमैन है ही हैज नथिंग टू डू विद द पॉलिटिक्स। हमारा वास्ता सिर्फ इकोनॉमी से है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर होगी और डॉलर, क्योंकि देखें पाकिस्तान के अंदर जो स्टील कंजम्पशन है वो तकरीबन लास्ट ईयर का जो रिकॉर्ड आया, डेटा हमारे पास स्टेटिस्टिक्स
देयर वाज 9.5 मिलियन टन, जिसमें से 60% जो है लॉन्ग प्रोडक्ट्स में से तकरीबन 4.5 मिलियन टन तो हमारी लोकल प्रोडक्शन है, लेकिन बाकी की जो मटेरियल है फ्लैट प्रोडक्ट्स में खासतौर के ऊपर स्ट्रक्चर स्टील जितना भी है वो सारा हमारा इंपोर्ट है। इसीलिए हमारी जो इंडस्ट्री है वो इंपोर्ट बेस्ड कही जाती है। आज तक पिछले 40 साल पहले जो स्टील मिल लगाई गई थी, आज तक उसके बाद एक भी इंटीग्रेटेड स्टील मिल नहीं लगी। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से, स्टील पॉलिसी ना होने की वजह से प्रॉब्लम्स ये हैं कि मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। कोई हम ये कहें कि पिछले 10 साल पहले जो हमारे मसाइल थे और जो आज हैं वो बड़े हैं, कम नहीं हुए। अब नज़र ये आ रहा है कि लेट्स से कि अपकमिंग गवर्नमेंट इलेक्शंस के बाद जो आती है, हमने इससे पहले भी 4 दफ़ा हर गवर्नमेंट जो भी आती रही उनको वक्तन फ़वक्तन लिखा कि जी हमें एक स्टील पॉलिसी बना के दें 10 साल के लिए हो, और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बिकॉज हमारा वास्ता इन 3 लोगों से पड़ता है। हम इंपोर्ट करते हैं जिसके लिए हमको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से हमारे टैक्सेस FBR के इश्यूज़ लगे होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से हमें परमिशनें और सारी नेशनल टैरिफ कमीशन की एंटी डंपिंग ड्यूटीज़, वो सारी चीज़ें टैरिफ की उसके ऊपर डिपेंड करती है। और मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन और इंडस्ट्रीज से जो है हमारी सारी जितनी लोकल मिलें हैं वो, और पाकिस्तान स्टील मिल, ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो हमने इन 3 इंडस्ट्रीज़ को बिठा के और तमाम स्टेक होल्डर्स में इंपोर्टर्स, हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स, हमारे शिप ब्रेकर्स, हमारे कंज्यूमर्स इंडस्ट्री, उन सबको मिला के और एक पॉलिसी बनाई जाए। और हमें पता हो कि भाई गवर्नमेंट कोई भी रहे 10 साल तक ये स्टील पॉलिसी रहेगी, तो फिर जो है आप देखेंगे, बिकॉज स्टील इंडस्ट्री जो है इट्स अ मदर ऑफ ऑल स्टील। वजूहात क्या समझते हैं ये जो आपने तमाम मसाइल बताए और 1 साल में मुसलसल नीचे नीचे ग्राफ गिरता गया, क्या वजूहात हैं इसकी? मेन रीजन इज करेंसी डिवैल्यूएशन। ठीक है, करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से जब प्राइसेस राइजिंग ट्रेंड पे होते हैं तो कंज्यूमर की कैपेसिटी नहीं रहती है। बिल्कुल सही कहा। प्रोडक्शन हमारी भले बढ़ गई होगी लेकिन कंज्यूमर जो है ही वाज नॉट एबल टू बाय। देखें, लेट्स से कि हम कराची से अगर बात करें तो अगर जो 2000 गज का मकान बनाएगा उसके अंदर स्टील की जो कॉस्ट है वो 10 से 12% है, लेकिन जो छोटा कंज्यूमर है जो 80 गज का, 100 गज का, जैसे हम यहाँ कहेंगे 3 मरले 5 मरले का जो मकान बनाता है, उसके अंदर स्टील की कंजम्पशन जो है वो कॉस्ट तकरीबन 35 से 40% कंज्यूम करता है। और उससे भी नीचा जो मकान बनता है, जो लो कॉस्ट हाउसिंग जिनको हम कहेंगे, उसमें तकरीबन 40 से 50% जो है वो स्टील की कॉस्ट करती है। तो स्टील की प्राइसेस अगर स्टेबल नहीं होगी और वो राइजिंग ट्रेंड के ऊपर होगी तो हमारी कंज्यूमर जो है ही कैन नॉट बाय, उसकी अफोर्डेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो इस सूरत हाल के पेश नजर ताजिर कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? फिर उनको उनके मसाइल अपना सरमाया खा रहे हैं, अपना कैपिटल जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, और थिंग्स जो है वो दिन ब दिन जो है वो डिफिकल्ट होती जा रही है। बट इस वक्त हमें जो है एक लाइट नज़र आ रही है एंड ऑफ द टनल कि जी नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आती है और अगर वो स्टेबल होती है और वो 5 साल के लिए रहेगी तो फिर वो ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जिससे जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, करेंसी अपनी जगह पे रह जाए, और फिर उसके बाद जो है हम अपनी इंपोर्ट्स को। ये तो अब आपने उम्मीद लगा ली है तो चले इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। मुझे अभी की सूरत हाल के मुताबिक बताइएगा, टैक्स से रिलेटेड, FBR से रिलेटेड भी मसाइल हैं ताजिरों को, वो क्या है? देखिए, ये मसाइल तो पिछले कई सालों से चलते आ रहे हैं। जाहिर बात है हम जो है इंपोर्ट करते हैं, इसके ऊपर हमारी वैल्यूएशन के इश्यूज हैं जो कि हमें कस्टम हाउस से लगे होते हैं कि जी आपकी वैल्यूएशन आपने इतने में इंपोर्ट किया, आपने इतने में इंपोर्ट किया। चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर हमारे ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है, वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है। हमारी जो सेल्स होती है उसमें भी हम ये चाहेंगे कि लेट्स से इस वक्त हम 3% वैल्यू एडिशन टैक्स दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है, हम पे टैक्स चार्ज करने के बाद उसको फुल एंड फाइनल लायबिलिटी क्रिएट समझा जाए। इट शुड नॉट बी कि मजीद जो है, वो पिछली गवर्नमेंट जब थी, हमें याद है कि सरताज अजीज़ साहब ने जब 92 में नवाज शरीफ साहब के साथ टेक ओवर किया था तो उस वक्त हमने 2% की बात की थी कि इंपोर्ट स्टेज के ऊपर 2% हमसे एडिशनल टैक्स ले लिए जाए एंड दैट इज़ डिस्चार्ज ऑफ ए फुल एंड फाइनल लायबिलिटी। उसके बाद हमें कोई मजीद जो है पूछगछ ना हो। होता यह है कि एज अ बिजनेसमैन हमारा 40 से 55% हमारा जो वक्त है, हमारी जो टेंशन है, जो हमें मामलात लगे होते हैं वो FBR के लगे होते हैं। तो हम अपनी सेल्स की तरफ, अपनी प्रोडक्शन की तरफ
अपनी ग्रोथ की तरफ तवज्जो देना हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि टैक्स ले ले, हमें टैक्स देने का कोई व्यापारी मना नहीं करता, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चनिंग होती है उसकी बजाय आप देखें, दो तरह की सिस्टम है। एक ये है कि गवर्नमेंट को अगर रेवेन्यू चाहिए, जो कि हमारी गवर्नमेंट को हर वक्त चाहिए होता है, तो आप रेवेन्यू भले हमसे 1% या 2% ले लें, 2 का 3 ले लें, लेकिन आप ये चाहते हैं कि जी कि मिसाल के तौर पर हमसे जो भी कंज्यूमर माल ले रहा है उसकी डिटेल्स दें, उसके बाद जो दूसरा कंज्यूमर उससे माल ले रहा है उसकी डिटेल्स दें। उससे होता यह है कि हमारे मुल्क के जो हालात है, सोशल सिस्टम है, उसकी वजह से करप्शन भी होती है, उसकी वजह से मसाइल भी होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वन विंडो ऑपरेशन हो जाए, टैक्स एक इंपोर्ट स्टेज के ऊपर ले लिया जाए और उसके बाद जो है उस काम को फ्लरिश करने दिया जाए। ठीक ठीक, मुझे अभी मौजूदा कीमतें जो हैं स्टील की उससे रिलेटेड बता दीजिएगा, आप लोग सेटिस्फाइड हैं या नहीं? इस वक्त भी करेंसी की वजह से जो है वो वेरिएशन काफ़ी है। डॉलर 275 से आज 287 पे पहुंचा हुआ है, जिसकी वजह से प्राइसेस वापस जो है पिछले 15 दिन के अंदर तकरीबन सरिये के अंदर 30,000 रुपये पर टन प्राइस इंक्रीज हुई है। फ्लैट प्रोडक्ट्स के अंदर तकरीबन 10 से 12,000 रुपये पर टन प्राइस इंक्रीज हुई है। हम ये चाहते हैं कि कहीं पे भी स्टेबिलिटी आ जाए। लेट से आज 287 का डॉलर है, 287 पे रह जाए, तो उसके बाद जो है हमको पता हो हम अपनी इंपोर्ट भी कर सकें, अपनी प्रोडक्शन की तरफ भी जा सकें। और उससे ये होगा सबसे बड़ा, आज सोशल सिस्टम है यहाँ पे कि हर कोई के पास व्हाट्सएप है, जरा सी करेंसी में वैल्यूएशन आती है, फर्क आता है, तो जो कंज्यूमर है उसको हमसे पहले पता चल जाता है कि जी डॉलर इतना नीचे चला गया, आप रेट कम करें। तो हम एक चीज प्रोड्यूस कर चुके होते हैं, तो हमें फिर उसको आगे सेल करने में प्रॉब्लम आती है। पिछले 3 से 4 माह के दरमियान जब करेंसी नीचे आई है, तो हर स्टील के व्यापारी हैं, चाहे वो स्टॉकिस्ट हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो इंपोर्टर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, सब ने लॉस किया और ठीक ठाक लॉस किया है। तो 15% करेंसी को एडजस्ट करना इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, खासा गैप आ जाता है, जिसकी वजह से लेट से आज इस वक्त जो है सरिया 250, 255, 260 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यही जो है 280 और 290 तक होके आया। अब जिस कंज्यूमर ने या जिस बिल्डर ने लेट से 290 में माल खरीद लिया, आज उसको अगर वही मटेरियल 250 में मिल रहा होगा, तो उसने जो ले लिया वो तो उस बेचारे की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में आ गया ना। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो सही, अब मुझे ये बताइएगा, इतनी महंगाई में अब जिसने ऑब्वियसली सरिया खरीदना है, घर बनाना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं आप इस चीज़ पे कर सकते, और ट्रस्ट भी करना बड़ा मुश्किल है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बताना चाहें या रिकमेंड करना चाहें कि अगर यहाँ से आप खरीदेंगे तो ट्रस्ट आपका बरकरार रह सकता है? देखिए, मार्केट में कुछ मटेरियल ब्रांडेड होते हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो जाहिर बात है 10 से 12,000 रुपये पर टन उनकी कॉस्ट महंगी होती है, लेकिन उसमें आप यू शुड बी रेस्ट एश्योर्ड कि उसमें कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। हम देखते हैं कि जितने बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, या जितने नए डैम्स में हैं, ये उन सब में जो है ये सब ब्रांडेड सरिया इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान में तकरीबन 500 छोटी स्टील मिल्स हैं, सरिया बनाने की मिल्स, वो सब भी जो है वो अच्छी क्वालिटी का माल बना रही होती हैं। ठीक है, रिसाइकल भी उसमें यूज़ होता है, उसमें जो शिप ब्रेकिंग से गडानी से जो मटेरियल आता है वो भी यूज़ होता है री रोलिंग के लिए, लेकिन उसके अंदर जो है वो जाहिर है तो उसकी कॉस्ट में भी फ़र्क है। जो ब्रांडेड मिल्स हैं दे मेक द स्टील बार्स फ्रॉम द बिलेट्स, जबकि वो जो है वो हमारे शिप प्लेट से बना रहे होते हैं, तो उनकी कॉस्ट में भी तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये, 15,000 रुपये पर टन का फ़र्क होता है। और वही फ़र्क जो हम कंज्यूमर को पास ऑन कर रहे होते हैं। कंज्यूमर को समझना ये चाहिए कि वो अगर 5,000 रुपये में रोलेक्स खरीद रहा है तो वो घड़ी की कीमत 2.5 लाख रुपए है। अगर वो 5,000 में खरीद रहा है तो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है। तो अगर कहीं से आपको कोई सस्ती आइटम खरीद रहे हैं तो देन यू शुड बी योरसेल्फ नोइंग कि भाई क्या आपको डिफरेंस का खुद अंदाजा होना चाहिए। पाकिस्तान में स्टील की दरामदात और बरामदात कहाँ पर स्टैंड करती हैं? पाकिस्तान में जो पिछले साल जो है तकरीबन 5.5 मिलियन टन की जो इम्पोर्ट हुई है, और हम ये कहेंगे कि आने वाले वक्तों में देखें, हम तकरीबन 3 से 4 कंट्रीज में अपना इंटरनेशनल डेलीगेशन लेके जा चुके हैं। टर्की, कोरिया, चाइना, इन तमाम कंट्रीज में जो है दे आर ऑल सेल्फ सफिशिएंट। एक पाकिस्तान स्टील मिल वापस घूम पे आती है कि पाकिस्तान स्टील मिल 1 मिलियन टन की कैपेसिटी थी, उसी के वक्त उसी के साथ ईरान में वही मिल लगी थी, उस वक्त उसकी कैपेसिटी भी 1 मिलियन टन की थी। हम वो मिल, हमारी मिल जो है वो आज ख़त्म हो चुकी है।
ईरान की मिल मुबारक स्टील मिल के नाम से आज वो 3 मिलियन टन की कैपेसिटी में काम कर रही है और वो स्टेट इंटरप्राइज है। हमारे यहाँ भी स्टेट इंटरप्राइज थी। टर्की में ये हाल है कि टर्की में प्राइवेटली ओन्ड मिल्स हैं, वो 2 मिलियन, 1 मिलियन, 3 मिलियन टन की मिल्स लोग खुद पर्सनली ओन कर रहे होते हैं। सही। तो हमारे पास स्टील का बहुत बड़ा कंजम्पशन है। देखें, हमारी आबादी है, हमारे पास इस वक्त 35 से 38 केजी पर कैपिटा हमारी कंजम्पशन है, जबकि इंडिया की कंजम्पशन 45 है और जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनकी कंजम्पशन पर कैपिटा 300 केजीज का है। तो हमारे पास ग्रोथ की बहुत बड़ी गुंजाइश है, ठीक, खास तौर के ऊपर क्योंकि जब स्टील इंडस्ट्री का हम कंजम्पशन देखते हैं पर कैपिटा, तो उसमें सिर्फ हम ये नहीं देखते कि जी सिर्फ मकान बन गए, उसमें आपकी पूरी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, आपकी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री, आपकी डोमेस्टिक अप्लायंसेस की इंडस्ट्री, हर चीज जो, बिकॉज स्टील जो है अगर आपने प्लास्टिक की मिल भी बनानी है, प्लास्टिक बनाने के लिए मिल लगानी है, तो उसके लिए भी आपको जो है वो स्टील चाहिए। तो अगर हमने स्टील इंडस्ट्री को डेवलप किया तो खुद ब खुद दूसरी एलाइड इंडस्ट्रीज उसके साथ डेवलप हो जाएगी, हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से हमारी, देखिए ये एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इंडस्ट्री भी है, बहुत सारे लोगों को रोजगार, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपके पास सजेशन क्या है बेहतरी के लिए? फिर हमने वाइंड अप की तरफ जाना है, आपका मैसेज भी चाहिए, सजेशंस बता दीजिएगा। सजेशन तो ये है कि एक कंसिस्टेंट पॉलिसी हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, खास तौर के ऊपर करेंसी जो है उसमें वेरिएशन ना हो। करेंसी में क्योंकि जब उतार चढ़ाव होता है तो उसके हर चीज डिस्टर्ब हो जाती है। सही। जब तक ये चीजें अगर रहेगी तो आपकी जो सिस्टम सही चलेगा, अदरवाइज जो है वो हम इसी तरह उतार चढ़ाव के उसमें रहेंगे। सही। सर मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मैसेज हम ये देंगे कि जो आने वाली गवर्नमेंट है, इलेक्शन जो होने जा रहे हैं 2024 में फरवरी में, तो उसके बाद जो भी नई गवर्नमेंट आती है मोस्ट प्रोबेबली मियां साहब की आएगी, एंड ही इज मच एक्सपीरियंस्ड इनटू हाउ टू डू द गवर्नमेंट को किस तरह लेके चलना है, खासतौर पर उनका स्टील से वास्ता भी रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि जो नई गवर्नमेंट आए वो तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के एक ऐसी स्टील पॉलिसी दे कि जो हम 10 साल के लिए लेके चलें, मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो और इकोनॉमिक ग्रोथ हो। सही। खुद ब खुद तमाम एलाइड इंडस्ट्रीज जो हैं वो ऊपर चली जाएगी, उनमें कंज्यूमर भी खुश रहेगा, आपकी जो है वो कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी प्रोडक्शन की, और एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी मार्केट है। दोनों तरफ ताजिर भी खुशहाल होंगे और कंज्यूमर की तरफ से भी आपको गवर्नमेंट भी खुशहाल होगी और गवर्नमेंट को भी एक अच्छा फायदा पहुंचेगा। थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपकी कल बर्थडे है, कल सैटरडे है, हमें पिक्चर्स भिजवा दें, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे और आपके बर्थडे को भी स्पेशल बनाया जाएगा। आपकी सजेशंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, अपनी सजेशन भी हम तक पहुँचाएँ। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।